अरे ये क्या, अच्छा भला घर छोड़कर मायके में आकर बैठ गई है। कुछ शर्म भी है या नहीं? बेटी शादी के बाद ससुराल में ही अच्छी लगती है। इस तरह मायके में रहना शोभा नहीं देता है। फिर मायके वाले कब तक तेरा बोझ उठाएंगे? चाची ने तंज कसा और चली गई। सुधा निशब्द बैठी थी, क्योंकि वो अब तक अपने अंतर्मन से लड़ रही थी। उसका मन कह रहा था कि उसने जो भी फैसला लिया है वो सही है। एक फैसला जो उसने अपने आत्मसम्मान के लिए लिया है। वो अपने फैसले से खुश और संतुष्ट है, पर दुनिया वाले उसके फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कभी चाची, कभी दादी, तो कभी आस पड़ोसी वाले आकर ताना दे ही जाते थे। शुदा अभी तक भी उलझन में थी कि वो क्या करे और किससे अपनी मन की बात कहे। माँ की अब उम्र हो चली थी, वो बीमार भी रहती थी। पापा भी जैसे तैसे घर चला रहे थे। छोटा भाई अभी बेरोजगार ही था। घर की माली हालत ज्यादा ठीक नहीं थी। ऐसे में उसका वापस मायके आना सबको अखर रहा था। शादी के बाद बेटी का असली घर उसका अपना ससुराल ही होता है। वो मायके कभी कभी बुलाए पर जाती है, लेकिन यहाँ तो वो हमेशा के लिए ही आ गई है। ऐसे में उसका रहना मुश्किल हो रहा था। माँ पिताजी ने उसे बीए तक पढ़ाया और फिर अपनी ही जाति बिरादरी में उसके लिए लड़का तलाशा। सुरेश प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसके घर में सास ससुर और दो ननद थी। सबका खर्च सुरेश ही उठा रहा था। सुरेश से उसकी शादी अभी 1 साल पहले हुई थी। शादी उनके बजट से ऊपर ही की गई थी। सुरेश के घर वालों की कोई विशेष मांग नहीं थी। परिवार अच्छा जानकर पिताजी ने हाथ पीले कर दिए थे। विवाह के बाद सुधा कई स्वप्न लिए ससुराल की दहलीज तक आ पहुंची। ससुराल में उसका बड़े प्यार से स्वागत हुआ। शादी के 2 दिन हो गए थे और वो जानने की उत्सुक थी कि सुरेश उसे हनीमून के लिए कहाँ लेकर जा रहे हैं, लेकिन सुरेश ने कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन उसने फिर से पूछा तो सुरेश बोले कि हनीमून पर जाकर इतना पैसा बर्बाद करने से क्या फायदा। माँ ने मना कर दिया है, अभी दोनों बहनों की शादी भी करनी है। हाँ, मैं जानती हूँ कि हमारे ऊपर अभी काफी जिम्मेदारी है, लेकिन ये दिन भी तो वापस नहीं आएंगे। हम आस पास ही कहीं 2-3 दिन के लिए जाकर आ जाते हैं। हनीमून तो कहीं भी कम खर्च में भी जा सकते हैं। लेकिन सुरेश ने उसकी बात अनसुनी कर दी। शुदा मन मार के रह गई। शादी के कुछ दिनों बाद दोनों नंदे कॉलेज टूर पर जाने की बातें करने लगी, तो शुदा की सास ने एक पल में हाँ कर दी। दोनों का खर्चा भी काफी था। ये देखकर शुदा हैरान थी। जब उसने अपने पति से कहा तो वो भी अपनी माँ की तरफ ही बोले। अब शुदा को समझ में आ गया था, जिस घर में वो आई है वो वहाँ सिर्फ एक बहू ही बनकर रहेगी, और बहू के पास न घूमने फिरने का हक है और न ही अपनी मर्जी से कुछ लेने का। एक दिन शुदा ने अपने पति से कुछ सामान खरीदने के पैसे मांगे, तो सुरेश ने कह दिया अभी उसका हाथ तंग है। फिर अभी तो शादी हुई है, तुम्हें सामान की और कपड़ों की क्या जरूरत है। शुदा मन महसूस कर रह गई, क्योंकि शादी में मिले कुछ सूट काफी भारी थे और उसे हल्के कपड़े लेने थे। दोनों नंदे कॉलेज जाती थी तो नित नई शॉपिंग करती रहती थी। मतलब उनके लिए रुपए पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन बहू कुछ मांगे तो सास भी झट से मना कर देती थी। धीरे धीरे शुदा की हालत बस एक नौकरानी की तरह हो गई थी। वह दिन भर घर का सारा काम अकेले करती और रात को पति द्वारा दी गई शारीरिक पीड़ा को बर्दाश्त करती थी। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी थी। सारे घर के लोग उस पर हुक्म चलाते थे। उसे सबके इशारों पर दौड़कर काम करना होता था। क्या शादीशुदा जिंदगी ऐसी होती है? वो इस सब से खुश नहीं थी और दिन रात की प्रताड़ना उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सुरेश को उसकी माँ और बहनें भड़काती रहती थी, तो उनके बहकाए में आकर वो उस पर हाथ भी उठाने लगा था। अपने आत्मसम्मान को रोज मरता देख वो छटपटाने लगी थी। जीवन की इतनी तकलीफें अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। शुदा को एक दिन खबर मिली कि पापा सड़क दुर्घटना में घायल हो गए हैं, तो वो दौड़कर उनसे मिलने अस्पताल पहुंच गई और अगली सुबह आने का कहकर घर आ गई। घर आते ही पति समेत सभी ससुराल वाले उस पर भड़क गए। तू रात भर कहाँ गई थी? हमसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? हमारे घर की बहुएं यूं रात बाहर नहीं गुजारती हैं। अब तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। सास के मुंह से ये शब्द सुनकर शुदा चौंक गई। मम्मी जी, मैं आपको बता कर गई थी कि मैं पापा से मिलने जा रही हूँ, और आप मुझ पर
चरित्रहीन होने का दोषारोपण कर रही हैं। सुरेश, आप कुछ क्यों नहीं बोलते? मैं मायके गई थी पापा की देखभाल के लिए। सुधा का गला कहते कहते भर आया। सुरेश चुपचाप खड़ा था। ऐसे समय में सुरेश की चुप्पी सुधा को कचोट रही थी। वो दोषी की तरह कटघरे में खड़ी कर दी गई थी और सबकी नजरें उससे सवाल कर रही थी। तूने मेरे ऑफिस से आने का इंतजार क्यों नहीं किया? तेरे पापा मर तो नहीं रहे थे? मर भी जाते तो तू क्या उन्हें बचा लेती? अब तू पहले इस घर की चिंता किया कर, मायके वाले बाद में हैं। और हाँ, तू सिर्फ बता कर गई थी, पूछ कर नहीं गई थी। बताकर जाने में तेरी मर्जी थी और पूछ कर जाती तो मम्मी की मर्जी होती। इसलिए अपराध तो तुझसे हुआ है, इसलिए तू अब इस घर में नहीं रह सकती। सुरेश की बात सुनकर सुधा के पैरों से जमीन सरक गई। मैं भी ऐसे घर में रहना नहीं चाहती हूँ। मुझे अपराधी को जहाँ दोषी ठहरा के मेरे चरित्र पर लाछन लगाया जा रहा है, मुझे असम्मान से जीना है और मैंने अभी एक फैसला अपने असम्मान के लिए लिया है। तुम मुझे घर से निकाल रहे हो, मैं अपने जीवन से तुम्हें निकाल रही हूँ। अपना जरूरी सामान लेकर सुधा ने अपने पति का घर त्याग दिया। पापा बीमार थे तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन वो जब दोबारा ससुराल वापस नहीं गई तो घर में कोहराम मच गया। गरीब की बेटी वापस घर आ जाए तो मायके वालों की चिंता और बोझ दोनों बढ़ जाता है। सुधा को इस सदमे से उभरने में काफी समय लग गया। सुरेश से तलाक के बाद उसने अपना जीवन नए सिरे से शुरू किया। अपनी आगे की पढ़ाई की और प्रतियोगी परीक्षा दी, जिसमें सफल होने पर उसे बैंक में नौकरी मिल गई। वो घर की आर्थिक मदद करने लगी। छोटा भाई अखिल भी अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। उसकी उम्र भी अब विवाह की हो गई थी, लेकिन सबको सुधा की चिंता थी कि वो जीवन भर अकेले कैसे रही। अखिल अब सुधा के लिए रिश्ते तलाशने लगा। ये सुनते ही सुधा ने कहा कि उसे अब शादी नहीं करनी है, वो अपना जीवन अकेले गुजार लेगी। अखिल ने उसे समझाया, दीदी आप नौकरी करती हो, अपने पैरों पर खड़ी हो, अच्छी बात है, लेकिन जीवन सिर्फ अपने पैरों पर खड़े होने से नहीं चलता है। जीवन साथी और परिवार तो सबको चाहिए। कल को मेरी शादी हो जाएगी, मैं अपने परिवार में व्यस्त हो जाऊंगा। मम्मी पापा की भी उम्र हो रही है, फिर मेरी शादी में मेरी बहन ही मेरे नेक चार नहीं करेगी तो कौन करेगा? मेरी शादी अच्छे से होगी, पर उसके लिए पहले जरूरी है कि आपकी शादी हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी शादी में सब लोग आपको ताना दे, तरह तरह के सवाल करें। मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी में मेरी दीदी खुश रहे और आज सम्मान के साथ मायके में है। ये सुनकर सुधा सोचने लगी, अखिल सही कह रहा है, आज सम्मान से तो हर जगह जरूरी है, चाहे वो ससुराल हो या मायका। अब सुधा ने भी फैसला कर लिया था, वो दोबारा शादी करेगी और आज सम्मान के साथ मायके आएगी, ताकि कोई चाची, रिश्तेदार और आस पड़ोसी उसकी बातें न बना सके। अखिल ने सुधा के लिए वर तलाशना शुरू किया। काफी दिनों भी कहीं रिश्ता नहीं बैठा। तभी एक दिन फोन की घंटी बजी। मैं नमन बोल रहा हूँ। मैं सुधा को कॉलेज के जमाने से ही पसंद करता हूँ और उसी के साथ बैंक में नौकरी करता हूँ। मुझे उसके पहले विवाह और तलाक की भी जानकारी है। मैं तुम्हारी बहन को हमेशा खुश रखूंगा, वो अपने घर में आसम्मान के साथ जिएगी। ये सुनते ही अखिल खुश हो गया। उसने सबको घर में बताया और सुधा की हाँ सुनकर दोनों का विवाह करवा दिया। आज अखिल की शादी थी। सुधा अपने पति के साथ पूरे आसम्मान के साथ मायके आई थी। ये सब देखकर चाची, रिश्तेदारों और आस पड़ोसी की जुबान पर ताले लगे हुए थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएं।